गुड मॉर्निंग गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए। जल्दी से जल्दी से फटाफट फटाफट। वेरी गुड। आज हम क्या करने वाले? आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे गाइस एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को थोड़ा और करीब से देखेंगे। कौन कौन से ऐसे और सेक्टर्स थे जो इफेक्ट हुए हैं, राइट? चलिए आ जाइए। हाँ जी, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी फटाफट ज्वाइन हो जाइए। पूजा, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। चलिए। हाँ, गौरव, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। लेट्स स्टार्ट गाइस। Right, let's start. Welcome. My name is Saurabh Jaiswal. I'm your educator for economics. Let's crack your 12 CBSE gigs. A very brief introduction about me. I'm a faculty of economics and accounts. I've been teaching at 11th, 12th, and as well as in C Foundation. And it's been 2 years since I've been teaching, and one thing I have made sure that we focus on what we focus on concepts. Right? Because concepts are very important. Conceptual learning is very important. रट्टा हर कोई मान लेगा, राइट? रट्टा हर कोई मान लेगा, बट कंसेप्ट्स कंसेप्ट्स पता करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कंसेप्ट्स पता करना बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज हम नहीं चाहते हम नहीं चाहते कि कोई सर आए और हमें घुमा दे। ठीक है, एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिससे हम घूम जाए, राइट? तो इसलिए हमेशा हमारा फोकस किस पे रहता है? लॉजिक्स पे। किस पे फोकस रहता है हमारा? लॉजिक्स पे रहता है, राइट? चलिए। हाँ, इफ यू न्यू इफ यू न्यू टू एन अकेडमी गाइस, अगर आप कोई आप में से कोई बच्चा बाद में इसे देख रहा है एंड आप अगर नए हो, ठीक है, आप अगर नए हो तो आपके मन में क्वेश्चन पॉप होगा कि अन अकेडमी क्या है? Guys, an academy is an online learning platform. It is India's largest online learning platform, right? इंडिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सिक्स्थ, वर्ल्ड का टॉप 10 में आता है कौन? अन अकेडमी, राइट? You get to learn from the top educators all under one roof. Okay, सर, पूरे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से आपको सीखने मिलता है राइट हियर, ऑल अंडर वन रूफ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। फिर एक ही क्लास में सारी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी हमारी। या एक ही क्लास में सारी नीड्स फुलफिल हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह मिल जाएंगे, राइट? What you can do, you can get a subscription for that. If you want to explore, if you want to utilize the resources, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? यू कैन गेट अ सब्सक्रिप्शन। ठीक है सर, यूट्यूब पे भी वीडियोस चलते रहते हैं, बट यूट्यूब के वीडियोस में क्या सर लिमिटेड रहता है। सो यूट्यूब पे इंटरेक्शन कैसा हो जाता है? लिमिटेड रहता है, उतनी फंक्शनैलिटी नहीं है, उतनी फंक्शनैलिटी नहीं है यूट्यूब पे जितनी कहाँ प्लेटफॉर्म पे होती है, राइट? सो व्हेन यू गेट अ सब्सक्रिप्शन, व्हेन यू गेट अ प्लस सब्सक्रिप्शन, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की। व्हेन यू गेट अ प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको सर यू गेट टू अटेंड लाइव। इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा हूँ मैं? यू गेट टू अटेंड व्हाट? लाइव क्लासेस। सर हर क्लास हमारी कैसी होती है? लाइव होती है।
ठीक है, हर क्लास लाइव होती है, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस का झंझट नहीं है, हर क्लास कैसी है, लाइव है। ठीक है, आप तुरंत ही क्या कर सकते हैं, आप तुरंत ही एजुकेटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, तुरंत ही एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, देन टेस्ट एंड क्विज़ेस, वी एट Unacademy आर वेरी डिटरमिन्ड। ठीक है, वी एट Unacademy आर वेरी डिटरमिन्ड कि आप अच्छा स्कोर करें। तो वी हैव लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, वी हैव व्हाट, वी हैव लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस। ठीक है, तो टेस्ट एंड क्विज़ेस होते हैं, वो भी लाइव होते हैं। You can compare yourself, with your fellow students, okay, and see how you are performing. ठीक है, so टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस के थ्रू, या टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस के थ्रू ये सारी चीजें हो सकती है। सर एनालिसिस भी आपको मिल जाता है, सर अकॉर्डिंग टू द बेस्ट स्कोरर, हाउ हाउ यू हैव स्कोर्ड, कौन से सब्जेक्ट्स में कहाँ कितना टाइम रह गया। ठीक है, कहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, कहाँ पे स्कोरिंग लेस हो गई, ये सारी चीजें कहाँ पॉसिबल है, थ्रू प्लस, थ्रू व्हाट, थ्रू a plus subscription. Okay? We also have a very structured course that we follow. हर चीज प्रीडिफाइंड है, फिर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, राइट, टेस्ट कब होंगे, रिविजन्स कब होंगे, कितने टेस्ट होंगे, शुरू कब होगा, खत्म कब होगा, एवरीथिंग इज प्रीडिफाइंड, राइट। देन सो लाइव डाउट सेशंस स्पेसिफिकली फॉर प्लस स्टूडेंट्स क्या रहेंगे, डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, देन देन और भी बेनिफिट्स है, सच एज अनलिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, unlimited access to what, to what, sir, views on videos। ठीक है, you get unlimited views on a video। जो व्यूज रहते हैं सर कौन से, जो लाइव क्लासेस होती है ना, वो हो जाती है सेव इन द फॉर्म ऑफ बैकअप। अब इन बैकअप लेक्चर्स पे अनलिमिटेड यू गेट अनलिमिटेड। देन सब्जेक्ट्स, देन व्हाट, देन आते हैं सब्जेक्ट्स। Just by taking one subscription, you can access all your subjects। एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया सोच के कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना था, ना 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 ना, सर इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, जो भी सब्जेक्ट्स है सर, वो सारे सब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। एंड साथ ही साथ जो भी हमारे क्लास नोट्स रहते हैं, उन्हें भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो, राइट, डाउनलोड करके रख सकते हो। अब सर इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाइए, iOS स्टोर में जाइए, कहीं पे भी जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के बाद सिलेक्ट प्लस, ठीक है, प्लस सेलेक्ट करिए, गोल सेलेक्ट करिए अपना, विच एवर गोल यू हैव। ठीक है, एंड चूज योर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चूज योर सब्सक्रिप्शन। हम 12th में हैं, हम कहाँ हैं, हम 12th में हैं, सो हमारा गोल के हिसाब से हमारे सब्सक्रिप्शन ये रहे। वी हैव 3 वेरिएंट्स इन प्लस, 3, 6 and 12। We have 3 variants in plus, 3, 6 and 12। Choose whichever is suitable. Alright, I would recommend, as per current scenario, 3 months or 6 months. 3 months or 6 months. Right? 3 months is 6.5,
6 months is 10. राइट सर ये प्राइसेस कौन से हैं सर ये कैसे क्या यहाँ पे 5850 बता रहा है और 9000 सर ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ आर क्लास कोड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर क्लास कोड क्या है SAJYT क्यों सर इससे आपको मिल जाता है 10% फ्लैट डिस्काउंट आपको क्या मिल रहा है फ्लैट 10% डिस्काउंट simply by using this code excuse me है कि नहीं choose whichever subscription is suitable plus choose whichever plus subscription is suitable for you apply the code and get yourself a 10% off है कि नहीं बढ़िया चीज एकदम बढ़िया चीज है सर एकदम बढ़िया चीज अब जैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन थे जैसे ही क्या प्लस थे वैसे ही आइकॉनिक है आइकॉनिक सर आइकॉनिक में क्या है सर आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है प्लस से सर आइकॉनिक इज वेरी वेरी मच बेस्ड ऑन व्हाट वन टू वन इंटरेक्शन आपकी पर्सनल आपकी पर्सनल मेंटेनिंग होती है डाउट सेशंस होते हैं बट एक्सक्लूसिव रहते हैं वो सिर्फ आप तक राइट पैरेंटल कनेक्ट फिर ये सारे बेनिफिट्स और प्लस के बेनिफिट्स सारे इंक्लूडेड रहते हैं ना आइकॉनिक चूज विच एवर यू लाइक ठीक है जो भी आपको सही लगे वो चूज करिए एंड कोड अप्लाई कर दीजिएगा क्यों भाई डिस्काउंट किसे नहीं पसंद है कि नहीं चलिए हाँ नीचे एक टेलीग्राम की लिंक है नीचे क्या दी गई है गाइज गाइज नीचे क्या है टेलीग्राम की लिंक है अपडेट्स के लिए ज्वाइन करना चाहिए कर लिए है तो बहुत अच्छी बात है नहीं करे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि ज्वाइन कर लीजिए राइट बहुत बढ़िया चलिए नाउ शुरू करते हैं शुरू करेंगे सर डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने शुरू कर दी थी एंड एंड सर हमने कल कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया एक बार क्या करेंगे एक बार रिवाइज कर लेंगे कल का सो दैट एक फ्लो रहे क्या रहे हमारे पास एक फ्लो रहे बना राइट कल कल क्या क्या देखा था उसका एक ओवरव्यू लेते हैं एंड देन वील जंप ऑन टू today's lecture alright चलो ये रहा सर हमारा कल का लेक्चर का पीपीटी बहुत बढ़िया हाँ जी क्या था सर क्या था कल देखिए क्या बोला था हमने सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने का मकसद क्या है हमारा so that we get familiarized with our economy pre and post dependence क्या मोटो था to get familiarized with what to get familiarized with the economic developments pre and post dependence राइट सबसे पहले अभी हम क्या कर रहे हैं अभी हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड या इंडिपेंडेंस तक का ठीक है हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी कैसी थी राइट सो हमने कल ये देखा कि करंट करंट सिचुएशन जो है इंडियन इकोनॉमी की वो हमारे कारण नहीं थी ठीक है वो ऐसा नहीं था कि सर पूरी गलती हमारी है सिर्फ कुछ गलती किसकी थी सर जो 200 साल किसने राज किया ब्रिटिशर्स ने राज किया कॉलोनियल रूल जो चला इंडिया में फॉर 2 सेंचुरीज सर उसका भी बहुत बड़ा हाथ था राइट एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में सर हमें सिर्फ एज अ रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर यूज किया गया क्या यूज किया गया जस्ट इमेजिन गाइस वी वर सच अ रिच कंट्री ठीक है 200 साल 200 years of ruling just for their own benefit just for their own benefit they wanted to have a very large industrial
industrial economy. So they barged in into India and used our resources, used us, and क्या fulfill किया सर? सर उन्होंने अपनी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल उन्होंने अपनी इकोनॉमी का इंडस्ट्रियल ग्रोथ फुलफिल की हमें यूज करके. ठीक है. The sole purpose of British colonial rule was to reduce the country to being a raw material supplier. बस बस सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर के तौर पे इसने सिर्फ ब्रिटिशर्स ने यूज किया. राइट. India had an independent economy before the advent of Britishers, even though agriculture was the main source. सर ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी क्या एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स था लाइवलीहुड का. 85% 85% of the population was dependent on agriculture, but we were we were known for our work. ठीक है. India was particularly known for the handicraft industry. ठीक है. Cotton and silk textile, metal and precious stones work. सर कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल आपको पता होगा, ढाका जो बांग्लादेश से अभी अलग हो चुका है. ठीक है. वहां पे क्या बनता था? मलमल. मलमल का क्लॉथ दैट वाज नोन वर्ल्ड वाइड. ठीक है. So these products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality and the high standards of craftsmanship. And because of this, सर ये चीज देखा वो लोगों ने, and they came to India and they started exploiting us. Right? Now, in the post World War II scenario, so बहुत सारी कंट्रीज क्या हो गई थी? तबाह हो गई थी. बहुत सारी कंट्रीज तबाह हो गई थी. एंड दे हैड टू बिल्ड अप. वापस बनाना था उन्हें. सो हर एक कंट्री का क्या बढ़ गया सर? हर एक कंट्री का इंपोर्ट बढ़ गया. ठीक है. बिकॉज दे वर नॉट capable themselves to grow and fulfill their own needs. ठीक है. So imports went up and so is the deficit. ठीक है. The economic policies pursued by colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of economic interest of their country rather than what? Rather than the development of Indian economy. क्या बोला? क्या बोला? तो जो भी colonial government थी, उनकी जो इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसीज थी, ये that was just for their benefit. उनकी उनकी कंट्री के बेनिफिट के लिए क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्म करी जा रही थी. उनके बेनिफिट के लिए हमारी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्म की जा रही थी उस तरीके से. एंड देयर वाज नो नो डेवलपमेंट इन व्हाट इन द इंडियन इकोनॉमी. हमारे डेवलपमेंट की बात करी नहीं उन्होंने कभी. उन्होंने सिर्फ अपना देखा. उन्होंने सिर्फ अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखा. Such policies brought about a fundamental change in the structure of Indian economy, transforming the country into a supplier of raw material and consumer of finished industrial products from Britain. सर ऐसी पॉलिसीज के कारण क्या इंडिया एक सप्लायर बन गया, एक्सपोर्टर बन गया. किसका? रॉ मटेरियल का. वो भी किसे? सर ब्रिटिशर्स को. ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सिर्फ इंडिया का क्या हाथ रह गया था? सिर्फ रॉ मटेरियल. ठीक है. एंड इट बिकम अ ह्यूज इंपोर्टर ऑफ व्हाट? ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. ठीक है. सर there were no attempts there were no attempts by the colonial government to attempt to estimate. Okay, there were no attempts to estimate a proper national income or the per capita income. Okay. Only few individuals which made such attempt were Dadabhai Navroji, William Digby, Finlay, Shiraz, V.K.R.V. Rao, and R.C. Desai. सिर्फ ये लोग थे who made a serious attempt in what? In determining the India's income, national income, and the per capita income.
Now, sir, how did the colonial how did the colonial era affected how did the colonial era affected the various sectors of our Indian economy? Right? How did the colonial era affected the various sectors? सबसे पहला कौन सा देखा कल हमने? एग्रीकल्चर सेक्टर. सबसे पहला सबसे पहला कल कौन सा देखा? एग्रीकल्चर सेक्टर. हाँ, under the colonial rule, 85% answer 85% of Indians were into agriculture. Okay? Despite of such large population engaged in agriculture, there were no serious steps taken by the Britishers to promote the agriculture sector. Rather than promoting the agriculture sector was faced by serious problems. Yeah. There was stagnation, ठीक है, which led to what will lead to many more problems. तो एक और बहुत जोरदार प्रॉब्लम जो थी which was faced, that was जमींदारी सिस्टम. क्या था? जमींदारी सिस्टम. देखिए, under the zamindari system which was implemented in the Bengal presidency, comprising parts of India present day eastern states, the profit accruing out of the agriculture sector went to the zamindar instead of the cultivators. तो पुराने जमाने में, ठीक है सर, कॉलोनियल रूल में क्या कर दिया, जो भी जमींदार थे उनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, बोल के कि इफ यू डोंट पे अस टैक्सेस ऑन टाइम, ठीक है, आपकी जमीन आपसे ले ली जाएगी. अब इस डर में जमींदार भी क्या करने लगे, जमींदार भी किसे एक्सप्लॉइट करने लगे, जमींदार भी हमारे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने लगे. However, a considerable number of zamindar, not just the colonial government, did nothing to improve the condition of agriculture. The main interest of zamindar was only to collect rent, regardless of the economic condition of the cultivators. This caused immense misery and social tension to a great extent. Right? अब ये भी क्यों हो रहा था? Because zamindars were also responsible to deposit a fixed revenue to the government, to the British government. Now, apart from zamindari system, agriculture sector was also faced by problems such as low level of technologies, lack of irrigation facility, and the negligible use of fertilizers. जो चीज़ों से क्या हो सकता था, जो चीज़ों से इम्प्रूवमेंट आ सकता था, वो सारी चीज़ों से एग्रीकल्चर सेक्टर को दूर रखा गया. वो सारी चीज़ों से एग्रीकल्चर सेक्टर को दूर रखा गया. There was of course some evidence of relatively high yield of cash crops, ठीक है, but there was very few yield of what, food crops. सर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी थोड़ा सा ग्रोथ था, वो भी, बट वो ग्रोथ भी क्यों था? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ कैश क्रॉप्स. ये कैश क्रॉप्स कौन से थे सर? दीज वर द क्रॉप्स व्हिच वर यूज्ड बाय द colonial government for exporting. ठीक है, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of soil. सर कभी भी सर फैसिलिटीज नहीं दी गई to grow, right? With a small section of farmers changed their cropping pattern from food crop to commercial crop, a large section of tenants, all small farmers and sharecroppers, neither had resources nor the technology to do so. Right? सर ये क्या था? ये था effect of colonialism on what? On our agriculture, right? Now आ जाते हैं सर आज आज हमें आज हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या इफेक्ट था, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या इफेक्ट आया, चलिए वो देखेंगे आज.
बड़ा ही इंटरेस्टिंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा. वाई इंटरेस्टिंग? बिकॉज ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारे देश की हिस्ट्री है, एंड हमें पता चलेगा कि हम कहाँ से आए हैं, तो कितने स्ट्रगल्स रहे हैं, राइट? जो हमारे स्ट्रगल्स रहे, एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ वेयर वी स्टैंड टुडे. ठीक है. मैंने बहुत बहुत लोगों को सुना है. Even this was also my thinking back in the day when I was a teenager. That भैया इंडिया छोड़ के जाना है, इंडिया में कुछ नहीं रखा, right? But but if you look, guys, India has the most powerful economy. It has the most powerful economy. India can achieve जो दूसरी countries achieve नहीं कर सकती है. बस थोड़ा सा क्या देना है, थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है इंडिया के साथ, राइट? चलो, now let's look at our industrial sector. देखिए, as in the case of agriculture, so also in manufacturing, India could not develop a second industrial base under the colonial rule. सर, इंडस्ट्रियल बेस बन ही नहीं पाया. इंडस्ट्रियल बेस बन ही नहीं पाया अंडर द colonial rule. Why? Because because of the colonial government's economic policies, which was in favor for the British, ठीक है. तो कभी भी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बोल दीजिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल दीजिए, कभी भी बढ़ नहीं पाए, कभी भी ग्रोथ नहीं देख पाए. वाई? बिकॉज इकोनॉमिक पॉलिसीज जो फ्रेम की गई थी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स अपने बेनिफिट के लिए फ्रेम कर रहे थे. इवन एज कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइंड, no corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed the former. सर, इंडिया का जो फेमस था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है, जो सिल्क एंड क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग बोल दीजिए या स्टोन्स एंड मेटल्स पे जो कार्विंग होती थी, ये सब जिसमें इंडिया प्राइड लेता था, वो इंडस्ट्री भी डिक्लाइन होती थी जस्ट बिकॉज ऑफ द colonial rule and their policies. ठीक है. And after the fall of handicraft industry, no other industry was allowed to take the place. The primary motive of colonial government behind this policy of systematically deindustrialization India was of twofold. ठीक है. So twofold policy रही है इसकी colonial government की. Twofold policy रही है colonial government की. चलिए देखते हैं. The first intention was to reduce India to the status of a mere exporter of important raw material for the upcoming modern industries in the Britain, and second, to turn India into a sprawling market for the finished products of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of the country. सर, दो मोटिव्स जो रहे हैं colonial government के, ठीक है, for deindustrializing India was भैया हम सिर्फ एक नियर एक्सपोर्टर बन के रह जाए. हम क्या सिर्फ एक नियर एक्सपोर्टर बन के रह जाए, एंड सेकेंडली एक लार्ज मार्केट बन जाए. किसके लिए? सर, जो इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे गाइस? जो प्रोड्यूस हो रहे थे ब्रिटेन में. ओके. जो प्रोड्यूस हो रहे थे ब्रिटेन में, उनके लिए सिर्फ क्या बन जाए? हम एक लार्ज मार्केट. Right? These were the two intentions which led India's industrial sector in a downfall. In the unfolding economic scenario, the decline of indigenous handicraft industry created not only massive unemployment in India, but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locally made goods. This demand was profitably met by the increasing imports of cheap manufactured goods from Britain. Right? जैसे ही
जैसे ही क्या हुआ भाई, जैसे ही हमारा जैसे ही हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डाउनफॉल आया, ठीक है, जस्ट इमेजिन अ पिक्चर, एक पिक्चर इमेजिन कीजिए। आप ऐसे प्लेस पे थे, आप ऐसे प्लेस पे थे जहाँ पे क्या हो रहा था, जहाँ पे यू वर यू वर शाइनिंग, ठीक है, यू वर शाइनिंग एंड सडनली क्या हो गया, सडनली क्या हो गया, सडनली सडनली आपका जो यूएसपी था उसे छीन लिया गया आपसे, राइट, यूएसपी था उसे छीन लिया गया। एंड सर आपको आपको क्या कर दिया सर, आपको सर लोकल मेड गुड्स से डिप्राइव किया, ताकि ताकि आप क्या ले सके, ताकि आप सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ले सके, वो भी किसके, वो भी ब्रिटेन के, ठीक है। ये सब क्यों, ये सब ब्रिटिशर्स ने क्यों किया, सो दैट दे आर होम कंट्री ब्रिटेन कैन ग्रो, ठीक है। सर सेल्फिशनेस की हद थी, ठीक है, टू एक्सप्लॉइट समवन टू सो मच एक्सटेंट, टू एक्सप्लॉइट समवन टू सो मच एक्सटेंट कि सर वो खुद ही अपने लोकली मेड गुड्स कंज्यूम करना भूल जाए, और क्या सर दूसरों के बने हुए गुड्स पे जिए, राइट। During the second half of 19th century, modern industry began to take root in India, but its progress remained very slow. Initially, this development was confined to the setting up of cotton and jute textile. The cotton textile mills, mainly dominated by Indians, were located in the western part of the country, namely Maharashtra and Gujarat, while the jute mills dominated by foreigners were mainly concentrated in Bengal. Okay? Now, in the 19th century, ठीक है, in the 19th century, sir, modern industries started to build, started to build, but इनका ग्रोथ भी कैसा था, इनका ग्रोथ भी काफी स्लो था, इनका ग्रोथ भी काफी स्लो था, मेनली मेनली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल्स, कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल्स का ग्रोथ देखा गया। कॉटन का सर, कॉटन का महाराष्ट्र में एंड जूट का, ठीक है, कॉटन का महाराष्ट्र एंड गुजरात में एंड जूट का कहाँ, बंगाल में। Subsequently, iron and steel industries began coming up in the beginning of the 20th century. Okay. The Tata Iron and Steel Company, TISCO, was incorporated in 1907. A few other industries in the field of sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War. So, धीरे धीरे, India began to take place. ठीक है, India began to rebuild itself. ठीक है, इंडिया ने कोशिश करी खुद को रीबिल्ड करने की, खुद को रीबिल्ड करने की। एंड सर आफ्टर कॉटन एंड जूट मिल्स क्या आया 19th सेंचुरी में क्या आया सर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बाय टाटास। दिस इज वाई टाटा इज गिवन सो मच इम्पोर्टेंस, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है, अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो केम, like sugar, cement, paper industries, right? However, there was hardly any capital goods industry to help promote further industrialization in India. Capital good industry means industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. But even though क्या थे, even though sir industries आ रही थी, even though industries आ रही थी, but so there were no capital industries. क्या नहीं थे, capital industries नहीं थी, कैपिटल गुड्स कोई बना ही नहीं रहता। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी मदद से हम आगे प्रोडक्शन करते हैं। कैपिटल गुड्स क्या रहते हैं गाइस, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी मदद से हम आगे प्रोडक्शन करते हैं, राइट। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हियर एंड देयर
was no substitute to the near wholesale displacement of country's traditional handicraft industry. Furthermore, the growth rate of the new industrial sector and its contribution to the GDP was very small. Right? देखिए, we were a large handicraft industry. But after deindustrialization of handicraft industry, even though other industries came up, but it was not enough. Okay? Their contribution to the GDP was not enough. Another significant drawback of new industrial sector was the limited area of operation of the public sector. ठीक है? तो अभी भी हम किसके अंडर थे? कॉलोनियल रूल के अंडर थे, ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थे. अभी भी हम ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थे. सो हमारा हमारा जो वर्क एरिया ऑफ वर्क है वो लिमिटेड रहता था. ठीक है. आर इंडस्ट्रीज वर नॉट अलाउड टू स्प्रेड. व्हाई? बिकॉज बिकॉज उनका सोल मोटिव क्या रहता था? उनका सोल मोटिव, कॉलोनियल गवर्नमेंट का सोल मोटिव क्या था? सर, इंडिया सिर्फ एक मेयर एक्सपोर्टर बन के रह जाए एंड सब एक ह्यूज मार्केट रहे. किसके लिए? सिर्फ उनके गुड्स, उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए. ठीक है. सो आर इंडस्ट्रीज वर नॉट अलाउड टू spread their legs. Industrial sector remained confined only to railway, power generation, communication, ports, and some other department and undertakings. सर, इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा, बट वो भी कन्फाइंड था. सर, रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, सर ये सारी चीज़ें आप अगर देखोगे, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ उन्होंने अलाउ किया हमें, सर ये सारी चीज़ें वही थी जिससे उनको मदद हो. ठीक है. सर, रेलवे सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट देयर रॉ मटेरियल एंड गुड्स, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स किस लिए थे? ये सारे डिपार्टमेंट्स सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए थे. ये सारे के सारे डिपार्टमेंट किसके लिए थे? कॉलोनियल गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए थे. राइट. देन इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे इफेक्ट हुआ वो देखा. अब फॉरेन ट्रेड कैसे इफेक्ट हुआ. इंडिया हैज बीन एन important trading nation since ancient time, but the restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by colonial government adversely affect the structure, composing and volume of India's foreign trade. Right? Consequently, India became an exporter of primary goods such as raw silk, cotton, wool, sugar, jute, etc., and an importer of finished goods. Okay? Like silk, cotton, woolen clothes, and capital goods like machineries which were used in India, which were produced by the Britishers. For all practical purposes, Britain maintained a monopoly control over India's exports and imports. Right? So foreign trade भी हमारा क्या बहुत ज़्यादा hamper हुआ. Foreign trade भी बहुत ज़्यादा hamper हुआ. Foreign trade, the, before the before the colonial government, we were rich. We were rich in handicraft industries. So we were a great exporter of handicraft goods. But 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 the colonial government put put a stop. So it stopped our handicraft industry, and they merely used India as what, an exporter of raw material and importer of what, they are finished products. इससे क्या सर, उन्होंने हमारा फॉरेन ट्रेड भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ ब्रिटेन तक. इस पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन तक. As a result, more than half of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with a few other countries like China, Ceylon means Sri Lanka, and Persia, Iran.
The opening of Suez Canal further intensified British control over India's foreign trade. The most important characteristic of India's foreign trade throughout the colonial period was a generation of large export surplus. But this surplus came at a huge cost to India's economy. Several essential commodities like food grain, clothing, kerosene, etc. was scarcely available in the domestic market. फिर export again सर इतनी सारी पिक्चर ये सारा पिक्चर एक ही चीज कह रहा है ये सारा पिक्चर सिर्फ एक ही चीज कह रहा है कि इंडिया वाज एक्सप्लॉइटेड एंड इट वाज ओनली एंड ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटेन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन ने अपने मतलब के लिए एक्सप्लॉइट किया हमें सिर्फ एज ए रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बना के छोड़ दिया राइट एंड इससे क्या हो इससे डोमेस्टिक मार्केट सर इंडिया में क्या होगी सर इंडिया में कमी आ गई कमी आ गई सर वो सारी चीज़ों की जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि फूड ग्रेन्स क्लोथिंग केरोसिन एक्सेट्रा सर जो बेसिक चीज़ें रहती है उसे उसी की क्या आ गई सर उसी की कमी आ गई कहाँ इंडिया में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा एक्सटेंट पे एक्सपोर्ट होने लग गया कि इंडिया को ही कम पड़ने लग गया वाई बिकॉज ब्रिटिशर्स वांटेड their benefit out of it so they were they were not in a view कि हमारा कुछ भला कर दे वो सिर्फ अपना भला देख रहे थे सेल्फिशनेस क्या सेल्फिशनेस furthermore this export surplus did not result in any flow of gold or silver into India rather it was used to make payment for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain expenses of war against which was first fought against by the British government and the import of invisibles items, all of which led to the drain of India's wealth. अब जो सरप्लस था ठीक है जो एक्सपोर्ट से पैसा आ रहा था वो भी इंडिया में यूज नहीं हुआ वो भी इंडिया के लिए यूज नहीं हुआ वो भी किस लिए यूज हुआ सर ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट के ऑफिस थे उनको रन करने में सर जो वॉर चल रही थी वॉर के एक्सपेंसेस it was used to finance the war which was fought by the Britain government and import of invisible मतलब services the import of different services for the Britain and which led to what which led to the drainage of India as well which led to what which led to drainage of India as well right? फिर ये सब ये सब रीजंस थे जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इफेक्ट हुआ हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इफेक्ट हुआ और साथ ही साथ हमारा फॉरेन ट्रेड भी इफेक्ट हुआ एक ही रीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ही मोटो था दैट इंडिया को सिर्फ एक म्यूर एक्सपोर्टर बना के छोड़ दे रॉ मटेरियल का एंड इंपोर्टर बना दे किसका सर उनके गुड्स का बस यही एक मोटो था उनका राइट दिस वाज द सोल मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट राइट चलिए गाइस यहाँ पे क्या आज का छोटा सा लेक्चर खत्म होता है तो जाते जाते एक इम्पोर्टेंट चीज यू कैन वॉच अ फ्री कंटेंट ठीक है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाइए स्पेशल क्लासेस अटेंड करिए ठीक है स्पेशल क्लासेस अटेंड करिए फ्री कोर्सेज है नाउ टू अनलॉक दैट फ्री कोर्स ऑल यू हैव टू डू इज सर एक इनवाइट कोड पूछेगा वो इनवाइट कोड भी हमारा क्लास कोड ही है वो इनवाइट कोड क्या रहेगा वो इनवाइट कोड हमारा क्लास कोड ही रहेगा तो ऑल यू हैव टू डू इज टाइप इन अ क्लास कोड SHYT टू अनलॉक एनी फ्री कंटेंट अगर आपको आप क्या कर रहे हैं बोल रहा है कि भैया मुझे क्या दो मुझे एक कोड दो जिसके थ्रू आप फ्री कंटेंट देख सकते हो वो कोड कौन सा है वो कोड हमारा क्लास कोड रहेगा जिससे
आपको क्या मिल रहा था, जिससे आपको मिल रहा था डिस्काउंट 10% का, वही कोड यूज करना है to unlock the free content. SAJYT. And the same code can be used for attending the test and quizzes held on the platform. सिर्फ यही कोड आप यूज कर सकते हैं टू अटेंड द क्विजेस. सिंपली क्या करना है आपने, सिंपली क्या करना है सर, प्लस में जाना है, प्लस में जाना है, टेस्ट पे क्विज करना है, एंड जो भी क्विज चालू है फिर कोड डाल के ज्वाइन हो जाना है. ऑलराइट, चलिए, इज इट क्लियर? ये सारी चीज क्लियर है गाइस? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. डू सब्सक्राइब द चैनल. ओके, हिट द बेल आइकॉन, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. ये शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड आपसे मुलाकात होगी जल्द, आपसे मुलाकात होगी जल्द कल. एंड कल हम इसके आगे का देखेंगे. एंड विल ट्राई कि कल चैप्टर खत्म हो जाए, एक जो बेसिक है वो खत्म हो जाए. एंड हम क्या देखें, हम देखें कि पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हालत रही है, क्या हालत रही है किसकी, इंडियन इकोनॉमी की. राइट, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे. ऑलराइट, चलिए, अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे या कोई भी क्वेश्चंस होंगे, वी आर ओपन फॉर डिस्कशंस. आप नीचे चैट बॉक्स में अभी कमेंट कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स आप क्या कर सकते हैं, इससे नीचे चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. वी विल सॉल्व इट राइट नाउ. ठीक है, हम अभी के अभी क्या कर लेंगे सर, हमारे डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे, और एल्स वी विल एंड टुडेज सेशन. जल्दी, अगर कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए. इवन दो आई डोंट थिंक डाउट आने चाहिए, बिकॉज आज का लेक्चर काफ़ी काफ़ी सिंपल था, काफ़ी सिंपल था, कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं था. इट वॉज जस्ट अ स्टोरी, इट वॉज जस्ट अ स्टोरी. राइट, चलिए, पूजा, नो डाउट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, नो डाउट. ठीक है, चलिए, हाँ सर, मिलेंगे आपसे कल, आपसे मुलाकात होगी गाइस कल. टिल देन, टेक केयर गाइस.